Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 15, continuation of third chapter, current electricity. Today we are going to solve numerical based on potentiometer. So before starting numerical, just we'll discuss about the circuit and accordingly we'll go ahead कि हमें कैसे करना है, क्या करना. So question में as you can see there is a EMF power supply given which is EMF E and there is an internal resistance small r and then there is an external resistance capital R and this RAB I have written. This is the resistance of wire. This is the potentiometer wire. AB is the potentiometer wire. So you need to see there are three resistances. One internal resistance, second external resistance, third the resistance of wire. Now when we are talking about the wire, so what is the potential of wire? Will EMF be completely applied to the potential this wire? So that is very important part. So as you can see there are other resistances also. So the complete EMF cannot be applied to the wire. तो अभी EMF किस फॉर्म में यूज होगा यहाँ पे? तो अगर हम EMF लेते हैं तो EMF will be used in three ways. One EMF will be used for the wire AB. Correct? EMF across the wire of length AB. Then EMF is potential difference या potential drop across the wire AB. Then potential drop across external resistance plus potential drop across internal resistance. तो ये टोटल तीन फैक्टर है जिनकी वजह से पोटेंशियल यूज होगा EMF. ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे वायर के लिए कंसीडर करता हूं तो वायर के लिए क्या फॉर्मूला होगा VAB. सो हमारे पास फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट K होता है, इट्स अ पोटेंशियल अपॉन लेंथ. तो लेंथ हमने ले लिया ना, लेंथ फ्रॉम A टू B. सो पोटेंशियल भी सिर्फ A टू B वाले पार्ट के लिए ही लेना है हमको. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अगर आपके पास थ्री पोटेंशियल ड्रॉप्स है, one for the wire, one for the external resistance, one for the internal resistance, but in question you have to take the potential drop across the wire only, nothing else. उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं लेना है आपको. ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला आप अगर देख लोगे तो बेहतर होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट. जो करंट फ्लो होगा कैपिटल I, what will be the pattern for this flow of current? So capital I is what total EMF or total power supply applied upon total resistance. तो रेजिस्टेंस इसका होगा रेजिस्टेंस फॉर द वायर RAB प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस. ये फॉर्मूला हो गया करंट का. बट व्हाट इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो? अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा तो क्या होगा? इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो, मतलब नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस. इफ इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज वी आर टेकिंग एज अ स्मॉल r, स्मॉल r की वैल्यू अगर जीरो होगी ये फॉर्मूला हमारा चेंज होगा. नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी रिटन एज इट विल बी VAB. पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी स्टोरी वही होगा, VAB और एक होगा LAB होगा. ठीक है, बट अब ना जो VAB का वैल्यू है ना, अब ये दो पार्टी होगा ना, यहाँ पे EMF है, फिर VAB और VR होगा. ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है आपका. और ये जो I का वैल्यू क्या है, I का फॉर्मूले में क्या वेरिएशन होगा? EMF अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ठीक है, और अगर आपको ये EMF वाला फॉर्मूला लेना है तो EMF वाले फॉर्मूले में क्या वेरिएशन होगा? चलो ठीक है, EMF वाला फॉर्मूला भी लिख देता हूं. तो EMF वाला फॉर्मूला होगा, ये सिर्फ होगा VAB होगा प्लस क्या होगा? प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा. तो ये तीनों फॉर्मूले, दिस फर्स्ट, सेकंड एंड दिस थर्ड, दीस थ्री फॉर्मूले विल चेंज लाइक दिस. अब अगर मान लो क्वेश्चन में थोड़ा सा और वेरिएशन होगा. वेरिएशन क्या है क्वेश्चन में? और कि इफ स्मॉल r इज जीरो एंड नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, मतलब स्मॉल r में इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी नहीं, नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी नहीं है, कैपिटल R की वैल्यू जीरो. तो बताया क्या होगा उस टाइम पे? जो EMF की वैल्यू होगी ना, EMF अप्लाइड, दैट टाइम EMF अप्लाइड विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर. जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट टाइम व्हाट एवर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर यू आर हैविंग, दैट विल बी कंप्लीटली इक्वल टू EMF अप्लाइड टू द दिस वायर. दूसरा पॉइंट क्या हो गया? जो K का वैल्यू हो गया, सो K का वैल्यू क्या होगा? VAB अपॉन LAB, है ना, मतलब पोटेंशियल अप्लाइड टू द लेंथ AB. तो इस फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन ये हो सकता है, EMF अपॉन LAB भी हो सकता है. ओनली स्पेसिफिक क्राइटेरिया जब इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं होगा एंड देन देयर इज नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, व्हाट अबाउट द करंट? तो करंट का भी चीज बहुत सिंपल हो जाएगा, हो गया E अपॉन क्या हो जाएगा? RAB. सिर्फ वायर का रेजिस्टेंस होगा. ठीक है, एंड दैट इज द VAB वाला भी चल जाएगा, या आप लिख सकते हो यहां पे क्या होगा? सॉरी, ये मैंने चलेगा, ये VAB अपॉन क्या होगा? ये RAB. ठीक है, अंडरस्टूड. अब इसके बाद एक और फॉर्मूला है कि जो आप EMF देते हो ना, मान लो कि अगर ये पावर सप्लाई है, समझो कि ये वाला कंडीशन होगा, नो इंटरनल नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस,
तो जो आपने ईएमएफ दिया है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू एल. व्हाट इज द ई इज द ईएमएफ अप्लाइड टू द वायर एंड एल इज द लेंथ ऑफ वायर, पोटेंशियोमीटर वायर. अब अगर मान लो कि आपने ईएमएफ 1 दे दिया है तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के उसको कंट्रोल करेगा और लेंथ L1 देगा. सिमिलरली अगर आपने ईएमएफ 2 दिया है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के होगा और जो लेंथ होगा वो L2 होगा एंड अकॉर्डिंगली विल गो अहेड. देखो जब ना हम ये कंडीशन लेते हैं ना, ये वाला जैसे ये है, ये सिर्फ वायर है, मतलब ईएमएफ आपने दिया सर्किट को और लेंथ L पे जा रहा है, मतलब ऐसे केस में हमें क्या लेना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी. तो मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स में आप फाइंड आउट करोगे कि मोस्टली ऐसा होता है कि जब ना ईएमएफ बोल रहे हैं ना, ईएमएफ इज अप्लाइड टू अ वायर, है ना, उस टाइम पे इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू मोस्टली 0 दे देते हैं. तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा हमें कि कैसे करना और क्या करना. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन द पोटेंशियोमीटर. मैं ट्राई करूंगा कि जितने क्वेश्चन हो सके मैक्सिमम मैं कवर करूं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया इन्होंने. सो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग क्वेश्चन को लॉजिकली आप समझे क्वेश्चन को, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्वेश्चन क्या दिया, अ पोटेंशियोमीटर वायर इज सप्लाइड अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 3 वोल्ट. एक पोटेंशियोमीटर वायर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि डायग्राम भी ड्रॉ कर दूं. तो देयर इज अ पोटेंशियोमीटर वायर. ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर वायर ए बी है. दे आर सेइंग पोटेंशियोमीटर वायर इज सप्लाइड अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 3 वोल्ट, मतलब हमेशा इसको 3 वोल्ट ही अप्लाइड है. तो ये आपका पावर सप्लाई हो गया. ठीक है, तो ये हो गया ईएमएफ. और कोई इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो हमने इमेजिन करा कि जो ईएमएफ अप्लाइड है वो 3 वोल्ट है और जो वायर का लेंथ है उसको एल ले लो अभी फिलहाल के लिए. एल ए बी वगैरह कब लेंगे, जब ना ये सब कंडीशन आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड ऑल आएगा, तब हम उस कंडीशन में लेंगे. ठीक है, सो ये क्या बोल रहे हैं कि 3 वोल्ट इन्होंने अप्लाई किया और लेंथ क्या है पोटेंशियोमीटर का, एल हमने इमेजिन कर लिया. तो डेटा के हिसाब से भी लिख लो. ईएमएफ की वैल्यू क्या है, 3 वोल्ट है. लेंथ के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन अभी नहीं है, तो देखते हैं कोई डिस्क्रिप्शन होगा तो लिख लेंगे. फिर क्या बोल रहा है, अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.08 वोल्ट इज बैलेंस्ड बाय द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 216 सेंटीमीटर ऑफ वायर. अब बोल रहे कि ये जो है ना, यहाँ पे अलग से सेल कनेक्ट कर दिया. कितने का सेल है वो जो ईएमएफ, तो यहाँ हमने ई लिया है तो उसको आप E1 ले लो. कितना का ईएमएफ है, 1.08 वोल्ट का ईएमएफ है. ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, a cell of EMF 1.08 volt is balanced by the voltage drop across 216 centimeter wire. मतलब ये गैल्वेनोमीटर को कनेक्टेड होगा. ठीक है, फिर ये क्या होगा, ये कहीं पे बैलेंस कर रहा है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे मान लो ये पॉइंट सी हो गया. तो ये जो डिस्टेंस है वो L1 है. L1 की वैल्यू कितना बता रही है, 216 सेंटीमीटर. मतलब यहां से A से 216 सेंटीमीटर पे क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है. मतलब ये जो वायर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस ईएमएफ के इक्वल होगा, ऐसा कंडीशन है ना. यही होता है ना, ईएमएफ का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं, दिस ईएमएफ विल बी डिटरमाइंड. जब ये ना इसके अंदर का पोटेंशियल ड्रॉप इसके इक्वल हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा. तो इट इज अज्यूम कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ईएमएफ के इक्वल हो गया, ऐसा हमारा अज्यूमशन है. ठीक है, तो मतलब ये एक्चुअल में होता है VAC होता है, प्रैक्टिकली तो वो होता है VAC, लेकिन VAC की वैल्यू किसके इक्वल लेंगे, E1 के इक्वल लेंगे, बराबर. और ये वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, 216 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है. ठीक है, तो अब वो हिसाब से फिर से मैं क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.08 वोल्ट इज बैलेंस्ड बाय द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 216 सेंटीमीटर. 216 सेंटीमीटर पे ये उसको बैलेंस कर रहा है. इसका मतलब जो E2 की E1 की वैल्यू वो कितना है, 1.08 है वोल्ट. एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर L1, 216 सेंटीमीटर पे वो बैलेंस कर रहा है. करेक्ट. अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ निकालो. तो एक तो होता है ना, आप रेशियो भी ले सकते हो ना. रेशियो कौन सा रेशियो, पहला वाला. मान लो फर्स्ट केस में E इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहेगा, K इंटू एल मिला रहेगा. सेकंड E1 के केस में क्या मिलेगा, K इंटू L1. मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों केस में सेम रहेगा. आप ना कहीं पे भी बैलेंस करें, बट फॉर अ पर्टिकुलर सेट पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी फिक्स. तो इस हिसाब से E अपॉन E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K कैंसिल हो जाएगा, तो L अपॉन L1 हो गया. अब वैल्यू रख लो, E की वैल्यू कितनी है, 3 वोल्ट है. E1 की वैल्यू कितनी है, 1.08 है. L का वैल्यू हमें निकालना है. L1 का वैल्यू कितना, 216 है. तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 3 इंटू 1.08 मल्टीप्लाई बाय 216. अब क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 300 हो गया, ये 108 हो जाएगा. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 216. 18 6 ये होगा 18 1 एंड 2 जा 6 2 जा हो गया. एंड 300 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर. ये हो गया आपका बैलेंसिंग लेंथ फॉर दिस. बैलेंसिंग लेंथ मतलब ये हो गया आपका, जब आपने EMF 3 वोल्ट का अप्लाई किया है तो लेंथ ऑफ वायर कितना रहा होगा, 600. बिकॉज ऑफ इट्स 1.08 के लिए 216 सेंटीमीटर पे बैलेंस कर रहा होगा. ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन ना वेरी लॉजिकल. उसके लिए क्या है, आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है.
ठीक है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना इन द सेंस, अगर दो सेल्स है उनको हमने ना सीरीज में कनेक्ट किया है तो दो पैटर्न हो सकता है कि ऑपोजिट पोलैरिटीज को आप कनेक्ट कर रहे हो और सेम पोलैरिटीज को कनेक्ट कर रहे हो। तो पहले मैं ये पर्टिकुलर पार्ट को समझा देता हूं कि लाइक अगर ये सेल है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो दूसरे सेल के पॉजिटिव नेगेटिव, ये अगर इसका नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव को कनेक्ट होगा, अगर ये ईएमएफ E1 और ये E2 है तो ये असिस्ट करेंगे एक दूसरे को और वो ऐड होगा। ठीक है, ऐड होंगे ना, मान लो E1 का बैलेंसिंग लेंथ कुछ मिल रहा होगा, E2 का इंडिविजुअली मिल रहा होगा, तो जब दोनों ऐड हो जाएंगे उनका बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐड होने के बाद जो बैलेंसिंग लेंथ है ना, बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा, बैलेंसिंग लेंथ जो होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। बट अगर मान लो E1 माइनस E2 कर दिया तो पहले जो स्ट्रेंथ होगा उससे भी कम हो जाएगा, तो जो बैलेंसिंग लेंथ होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लस करने पे बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज हो जाएगा और माइनस करने पे कम। क्यों? क्योंकि ना अगर मान लो बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा हो गया तो ये जो बैलेंस कर रहा होगा इस वायर को इंक्रीज होगा ना, ईएमएफ बढ़ गया है तो बैलेंसिंग लेंथ, मतलब उस ईएमएफ में इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप करने के लिए वायर में हमें काफी दूर तक जाना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है, एक पावर सप्लाई है, फिर क्या यहाँ पे पॉइंट बी है, फिर एक दूसरा पावर सप्लाई। एज यू कैन सी नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, बराबर। ये जो पावर सप्लाई का ईएमएफ 1 है, इसका ईएमएफ इन्होंने 2 लिया, फिर मेंशन किया है कि E1 इज ग्रेटर देन E2। अच्छा, E1 ग्रेटर देन E2 से क्या फर्क पड़ेगा कि कभी अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो वेदर वी आर टू टेक E1 माइनस E2 और E2 माइनस E1, दैट शुड बी वेरी क्लियर। तो जो ग्रेटर होगा माइनस द स्मॉलर वन। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है इन्होंने, ये समझने के हिसाब से जस्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन बेटर वे, वो उस हिसाब से मैंने डायग्राम रहा। बोला टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, E1 इज ग्रेटर देन E2 आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ये फिगर के कनेक्टेड है। क्या बोल रहा है, पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। जब पोटेंशियोमीटर को ए और बी के बीच में कनेक्ट किया है, ए और बी के बीच में कौन सा सप्लाई है, E1 है। तो जब मतलब ना, जब ए और बी के बीच में पावर सप्लाई को करें, मतलब ये जो है ना, यहाँ पे ये जो टर्मिनल्स है, ये टर्मिनल्स, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल्स है ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। एक ए पे कनेक्ट हो गया, बी पे कनेक्ट हो गया, ऐसा। तो क्या होता है, बैलेंसिंग लेंथ इज ऑब्टेन। सो व्हेन बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 300 सेंटीमीटर, मतलब जब इन्होंने इसके तो E1 सेलेक्ट हो गया ना, तो E1 किस पे बैलेंस करा, 300 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, E1 इज इक्वल टू, आप पोटेंशियल ग्रेडियंट की हो गया और ये 300, नॉट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। यूनिट नहीं भी लिखोगे इस केस में तो भी चल जाएगा। ऑन कनेक्टिंग द सेम पोटेंशियोमीटर बिटवीन ए एंड सी। अब क्या बोल रहे हैं कि जैसे ना अभी ये दो एंड है, अभी ना एक एंड ए पे कनेक्ट किया, दूसरा सी पे कनेक्ट कर दिया, तो अब दोनों सप्लाई सेलेक्ट हो जाएंगे, बोथ द सप्लाईज आर सिलेक्टेड। तो अब ये E1 होगा, E2 होगा, दोनों का नेगेटिव टर्मिनल साथ में कनेक्टेड है। जब सेम पोलैरिटी कनेक्ट होगा तो डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस में क्या होगा, E1 माइनस E2। तो अब एक चीज समझ लो ना कि अगर आप स्ट्रेंथ तो डिक्रीज हो गया ना, E1 का स्ट्रेंथ अब क्या होगा, E2 की वजह से डिक्रीज हो जाएगा, माइनस होने की वजह से। तो अब बैलेंसिंग लेंथ भी कम होगा। क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया, ऑन कनेक्टिंग द सेम पोटेंशियोमीटर बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी के बीच में कनेक्ट किया तो ईएमएफ क्या होगा, E1 माइनस E2 हो गया। द बैलेंसिंग लेंथ इज 100 सेंटीमीटर। अब बैलेंसिंग लेंथ कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। तो E1 माइनस E2 जो है प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K इंटू 100, ठीक है। इसको आप ले लो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या पूछा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ E1 टू E2। E1 टू E2 का रेशियो निकालना हमको। तो सबसे पहले ना यहाँ पे क्या है, E1 माइनस E2 है, तो किसको किससे डिवाइड करेंगे, बेटर लग रहा है कि 2 को अगर 1 से डिवाइड कर ले। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड व्हाट डू वी गेट, E1 माइनस E2 अपन क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, ये क्या K इंटू 100 हो गया, बराबर, और वो कितना होगा, K इंटू 300। तो ये कैंसिलेशन K हो गया, ये 100 को कैंसिल करेंगे, ये 1/3 हो गया। यहाँ पे भी ले लो एलसीएम आप, E1 अपन E1 होगा, ये क्या होगा, माइनस एलसीएम को वो सिंप्लीफाई करो, इंडिविजुअल ले लो, ये क्या होगा 1/3, ये कैंसिल होगा, वैल्यू का 1 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस वी आर गेटिंग E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू 1/3। अब क्वेश्चन में क्या है, E1 अपॉन E2 पूछा ना, बट आपको E2 अपॉन E1 दिख रहा है, कोई इशू नहीं है, आप उसको ही पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो अगर E2 अपॉन E1 को हमने इधर ले लिया, बराबर, और ये क्या होगा 1 माइनस 1/3 हो गया। यहां पे सिंप्लीफाई करोगे 3 हो गया, ये 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, E2 अपॉन E1, बराबर। रिमेनिंग वैल्यूज आर राइटिंग ओवर हियर। तो 3 माइनस 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, इज इक्वल टू व्हाट, E2 अपॉन E1। तो देयरफॉर E1 अपॉन E2 की वैल्यू क्या होगी, रेसिप्रोकेट कर दो दोनों साइड में, 3:2। ठीक है, मैं ना थोड़े स्टेप्स बढ़ा दे रहा हूं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ना, ये प्रोपोर्शनल वगैरह नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा।
और यहाँ डायरेक्टली आप देख सकते हो कि E1 और ये L1 है, जो भी लेना आप डायरेक्टली भी कर सकते हो ना, इसको E1 ले लो, उसको L1 ले लो, ऐसे भी हो सकता है। लाइक आप डिसाइड कर लो कि E1 पे जो बैलेंस कर रहा है लेंथ, वो E1 पे जो भी वैल्यू होगा वो लेंथ L1 होगा, फिर E2 पे जो लेंथ बैलेंस कर उसको L2 ले लो, तो क्या E1 माइनस E2 अपन E1 इज इक्वल टू L2 अपन L1, वैसे भी कर सकते हो। बट ये क्या होगा, इस मेथड से कर रहे हो तो क्या होगा, थोड़ा सा आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा टाइम बाय टाइम। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो अभी जो अगला क्वेश्चन है, अगेन दैट इज वेरी लॉजिकल। वैसे उस क्वेश्चन को मैंने 2-3 क्वेश्चंस को एक साथ में मर्ज करके बनाया हुआ है, तो सो दैट हमारे काफी सारे कॉन्सेप्ट एक साथ में ही क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, इन अ पोटेंशियोमीटर अ स्टैंडर्ड सेल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, in a potentiometer a standard cell of negligible internal resistance maintains steady current through a potentiometer wire. Two primary cells of EMF E1 and E2 are joined in series, same polarity and opposite polarity. The combination is connected through a galvanometer and jockey to the potentiometer. जो भी है बोल रहे हैं कि ना, एक पोटेंशियोमीटर है, स्टैंडर्ड सेल है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो स्टेडी करंट मेंटेन कर रहा है थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर। तो अभी अगर इस पॉइंट को मैं अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं तो ये क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, और इसके क्या हुआ, यहाँ पे कोई एक ना उन्होंने बोला है कि स्टैंडर्ड सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है, इसके अक्रॉस कनेक्टेड है, वायर के अक्रॉस कनेक्टेड है, इसको ले लो, ईएमएफ ई लेना है तो ले लो, ठीक है, और बोल रहे स्टेडी करंट ये मेंटेन करके रखा हुआ है। फिर आगे क्या, एंड टू प्राइमरी सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 आर जॉइंड इन सीरीज, दो प्राइमरी सेल्स है उनको सीरीज में ज्वाइन किया हुआ है। सीरीज में कैसे ज्वाइन किया हुआ देखना पड़ेगा, कि हो सकता है ना पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड हो, या पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में कनेक्टेड हो, नेगेटिव नेगेटिव साथ में कनेक्टेड होगा। क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं वो देखते हैं। टू प्राइमरी सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 आर जॉइंड इन सीरीज विद द सेम पोलैरिटी एंड अपोजिट पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी को भी साथ में कनेक्ट किया, अपोजिट पोलैरिटी को साथ में कनेक्ट, मतलब दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या होगा, जब सेम पोलैरिटी बोला तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये क्या होगा, नेगेटिव इसके साथ में कनेक्ट होगा, ये पॉजिटिव। दूसरे केस में क्या होगा, अपोजिट पोलैरिटी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव को कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक का जो ईएमएफ अगर आपको लेना है, तो इफ यू वांट टू टेक ईएमएफ, ये हो गया ईएमएफ 1 एंड दिस व्हाट ईएमएफ 2, दिस व्हाट ईएमएफ 1 एंड ईएमएफ 2, एंड व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या बोला इन्होंने, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी, इनको गैल्वेनोमीटर और जॉकी से भी कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर हो गया दोनों का, मतलब एक्चुअली में दो अलग अलग कंडीशन है, एक कंडीशन में ऐसे है पावर साथ, दूसरे कंडीशन में ऐसे है, ठीक है। फिर क्या दिया है, द कॉम्बिनेशन कनेक्टेड थ्रू अ गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी टू द पोटेंशियोमीटर, द बैलेंसिंग लेंथ इन टू केसेस आर फाउंड टू बी 120 सेंटीमीटर एंड 300 सेंटीमीटर, मतलब दोनों केस में। तो ये देखो ना, ये सेम पोलैरिटी वाले में क्या होगा, ये इसमें कम होगा, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना ये जो होगा लेस होगा, दूसरे वाले केस में मोर होगा, करेक्ट। ये जो पहला वाला केस होगा ये होगा 120 सेंटीमीटर फर्स्ट केस में। डायग्राम शायद ना थोड़ा सा छोटा दिखेगा आपको, बट क्या स्पेस का थोड़ा इशू है हमारे लिए अभी, हाँ। सो अब क्या बोल रहे हैं कि द बैलेंसिंग लेंथ इन टू केसेस आर फाउंड टू बी 120 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ड्रॉ द नेसेसरी सर्किट डायग्राम। तो ये सर्किट डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया, पहला क्वेश्चन तो कवर हो गया हमारा। सेकंड क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ E1 एंड E2, E1 एंड E2 का रेशियो निकालना, सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला, पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट ऑफ द सेल E1, मतलब तो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर लिया, सेकंड क्वेश्चन क्या है, E1 और E2 का रेशियो निकालना है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बैलेंसिंग लेंथ निकालो E1 का, तो E1 का बैलेंसिंग लेंथ हमने L1 ले लिया, मतलब L1 फाइंड आउट करना हमको, ठीक है। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट है, इसके आगे भी क्वेश्चन में कंटिन्यूएशन है, बट वो पार्ट में बाद में सॉल्व करता हूं आफ्टर डूइंग दीस थ्री क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, सेकंड क्वेश्चन E1 अपॉन E2, तो देखो E1 और E2 जो माइनस है ना, E1 माइनस E2, ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू K इंटू 120, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे, एंड प्रोपोर्शनल टू 120। फिर दूसरा जो हो गया E1 प्लस E2, ये कितने में बैलेंस करा, 300 सेंटीमीटर पे, तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम रहेगा, ये होगा 300, क्योंकि सेम सेट के लिए है। तो आप इसको क्या करो ना, साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। साइमल्टेनियस मेथड में क्या होगा, E2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2E1 हो गया इज इक्वल टू 120 प्लस 3, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 420 हो गया, बराबर। 420 के हिसाब से अगर हम आगे जाते हैं तो ये क्या होगा, E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, E1 का वैल्यू हो जाएगा 210, है ना, ये K इंटू 210 हो जाएगा, K इंटू 210 हो गया ये, बराबर।
इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब आपको E1 की वैल्यू मिल गई है, अब क्या करोगे E2 की वैल्यू, E2 की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो आप पुट कर दो ना। सो पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, मतलब E1 की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। तो क्या होगा, ये K इंटू क्या है 210 है, प्लस क्या है E2 है, इस क्या है K इंटू 300 है, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा E2 का वैल्यू, ये हो जाएगा K इंटू 300 माइनस K इंटू 210। तो E2 का वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा वैल्यू आपका, इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो वी आर गेटिंग इट एज 90 K इंटू 90 बेसिकली। सो वी आर गेटिंग इट एज K इंटू 90। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब देखो आपको ना E1 का इक्वेशन मिल गया, E2 का इक्वेशन मिल गया, यू कैन गेट वैल्यू फॉर दैट E1 अपॉन E2। तो E1 अपॉन E2 का रेशियो क्या हो जाएगा, दैट विल बी K इंटू 210 अपॉन K इंटू 90। K कैंसिल हो गया, 3 3 जा एंड 3 7 जा, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा 7:3 हो गया, है ना, E1 अपॉन E2 का रेशियो। बट अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, बैलेंसिंग लेंथ फॉर 1। तो बैलेंसिंग लेंथ फॉर 1 के लिए आपको क्या करना है, सिंस आप जो पहले सेल का जो था फॉर्मूला वो देख लो। E1 के लिए क्या मिल रहा है आपको, E1 के लिए आपको वैल्यू मिल रहा है K इंटू 210। इसको हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, E1 इज K इंटू L1। तो E1 की वैल्यू, E1 K की वैल्यू K, और L1 की वैल्यू कितनी आ रही है 210 सेंटीमीटर। अब वैसे आप ना E2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, L2 की वैल्यू E2 में, यहां पे ये वैल्यू L2 होगा। तो आपको पहला क्वेश्चन मिल गया ना E1 अपॉन, पहला क्वेश्चन था ड्रॉ डायग्राम, दैट वी डिड। सेकंड क्वेश्चन वाज फाइंड आउट रेशियो दैट सेल 1। तो सेल 1 अगर हम देते तो उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ होता 210 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन में क्या दिया इन्होंने, सो दे आर सेइंग if the standard cell of potentiometer is 5 volt of negligible internal resistance, मतलब अगर ये बोल रहा है कि ये वैल्यू ना 5 वोल्ट होगा, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है, रेजिस्टेंस एंड मेंटेन द स्टेडी करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर। मतलब ये जो पूरा वायर है ना, यहाँ पे ये जो वैल्यू है 5 मीटर, मतलब इसको LAB का वैल्यू अगर 5 मीटर होता, LAB का वैल्यू 5 मीटर, 5 मीटर मतलब समझ आएगा 500 सेंटीमीटर। आपका कैलकुलेशन मोस्टली सेंटीमीटर में ही होगा, वो देख लेंगे हम। तो 500 सेंटीमीटर अगर इसका लेंथ होता, बैलेंसिंग इसका लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर का, तो पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ 500 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना हो गया 5 वोल्ट हो गया। बट एक चीज आप नोटिस करोगे ना, इसमें क्या हो रहा है, इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जो आपने EMF अप्लाई किया है वही होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर, है ना। तो अब मैं ये पर्टिकुलर पार्ट पे यहां पे सिंप्लीफाई करता हूं। अब E1 एंड E2 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है हमको। E1 की वैल्यू कितना है, ये देखो E1 की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है, E2 की वैल्यू यहाँ पे, तो मैं उस हिसाब से ले लूंगा, ठीक है। अब क्या बोल रही है कि अगर 5 वोल्ट ये पावर सप्लाई का वैल्यू होगा एंड लेंथ ऑफ वायर इज व्हाट 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, तो निकालना क्या हमको, बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ EMF ऑफ 2 सेल्स। तो दोनों सेल का EMF निकालो, मतलब पहले सेल का EMF मुझे कब मिलेगा, व्हेन विल आई गेट दिस EMF, if I know the value for K. How will I get the EMF of the cell 2 when I know the value for K? K का वैल्यू क्या है, as far we understand K क्या होगा, लेंथ LAB को अप्लाई होगा और इसका पोटेंशियल क्या होगा VAB होगा। फॉर्चुनेटली इन दिस केस EMF वो VAB के इक्वल होगा, व्हाई, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 0 है, दैट्स व्हाई। इसके लिए क्या होगा, VAB का वैल्यू EMF के इक्वल हो जाएगा। अब देख लेते हैं, सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर इज द पावर सप्लाई इटसेल्फ, तो ये 5 वोल्ट हो गया। L की वैल्यू क्या है 5 मीटर, तो हम उसको सेंटीमीटर ले लिया 5। कैंसिलेशन ऑफ वैल्यू का होगा 1/100, ठीक है, ये होगा वोल्ट पर सेंटीमीटर, यूनिट हो गया। और इसको 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर भी ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से 1/100 बेटर होगा सॉल्व करने के लिए। तो अभी आपको मालूम है सिंस व्हाट्स द वैल्यू फॉर E1, हमें E1 का वैल्यू मिला है K इंटू 210, K का वैल्यू 1/100 है, बराबर, इंटू 210। तो सिंप्लीफाई करके E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.1 वोल्ट हो जाएगा, ये E1 की वैल्यू है। अब E2 के लिए देख लो आप, एंड व्हाट अबाउट द E2, एंड E2 के लिए क्या फॉर्मूला है, K इंटू 90 है, करेक्ट, जहां पे K का वैल्यू क्या है 1/100 इंटू व्हाट 90, व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट 0.9 वोल्ट। तो E1 सेल की वैल्यू होगा 2.1 वोल्ट और E2 सेल का वैल्यू होगा 0.9 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब समझने के हिसाब से, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, ठीक है। नाउ वेलकम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है थोड़ा सा ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है, एंड ये समझ में आ गया हो, ठीक है, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बस आपको क्या करना तो लॉजिकली समझना है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। सो अब जो अगला क्वेश्चन है दैट इज अगेन वो ना होगा यहां पे थोड़ा सा लेवल ऊपर जा रहा है इस क्वेश्चन का। क्या बोल रही है क्वेश्चन के हिसाब से हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे हैव गिवन अ 10 मीटर वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन of 20 ohm resistance is used as a potentiometer wire. Wire is connected in series with the battery 5 volt and along with the external resistance of 480 ohm. ठीक है, एक वायर है, डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। There's a wire, AB वायर हो गया, ठीक है, और 10 मीटर लॉन्ग, ये जो वायर है उसका लेंथ हो गया LAB का वैल्यू इज गिवन एज 10 मीटर, ठीक है, दैट पार्ट वी नीड टू नो। ये 10 मीटर्स का लेंथ हो गया वायर का। Then what is happening? Then they are saying and resistance 20 ohm। तो मैं क्या कर देता हूं ना, यहां पे जो रेजिस्टेंस होगा इस वायर का RAB का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया 20 ओम हो गया, ठीक है, दैट आल्सो आई हैव मेंशन। व्हाट नेक्स्ट? देन दे आर सेइंग, अच्छा ये ना वायर का रेजिस्टेंस, तो आप यहां पे लिख लो RAB इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हिच इज गिवन एज 20 ओम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? is used as a potentiometer wire. The wire is connected in series with a battery of 5 volt along with the external resistance of 480 ohm. तो ये बैटरी को कनेक्टेड है। तो जैसा हमने नॉर्मल फॉर्मेट जो हमने फॉलो किया ना उसी पैटर्न में चलेंगे कि चलो ठीक है, पावर सप्लाई को हमने यहां पे ले लिया, वी विल टेक द पावर सप्लाई ओवर हियर, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप ये साइड में कनेक्ट कर दो, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना इन्होंने बताया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को वी आर राइटिंग विद द कैपिटल आर, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से लिख दो। कितना वैल्यू बताया इन्होंने, They are saying external resistance की वैल्यू 480 ohm, external resistance is 480 ohm and power supply का वैल्यू कितना है 5 वोल्ट है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे ना जो EMF अप्लाइड है ये दो पार्ट में यूज हो रहा है, एक तो यूज हो रहा है VAB के फॉर्म में, दूसरा यूज हो रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के फॉर्म में। कौन सा वाला कंडीशन? ये वाला कंडीशन, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है बाकी सारी वैल्यूज कंसिडर हो रही है, तो ये तीन कंडीशन में से कुछ एक पॉसिबल है जो हम देखेंगे क्या करना। फिर क्या बोला इन्होंने, इफ एन अननोन EMF E is balanced at 600 सेंटीमीटर ऑफ दिस वायर, है ना, इफ अननोन EMF E, अब यहां पे कोई अननोन EMF इन्होंने ले लिया ये, ठीक है, मस्ट बी कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये EMF E है। अब ये बोल रहे ये जहां पे बैलेंस कर रहा है ना वो लेंथ की वैल्यू है 600 सेंटीमीटर, ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम बाद में देख लेंगे। तो बोल क्या रहे क्वेश्चन में, कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर एंड दी वैल्यू ऑफ द अननोन EMF E। तो ये अननोन EMF E की वैल्यू आपको निकालनी है जिसका बैलेंसिंग लेंथ है, और फिर बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैं क्या करता हूं क्वेश्चन में, चलो अब ये जो चीजें ना समझ में आई है, LAB की वैल्यू कितनी है, LAB का वैल्यू लेंथ ऑफ दिस वायर, पोटेंशियोमीटर वायर क्या 10 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, ओके। EMF जो अप्लाई किया है उसकी वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 480 ओम, करेक्ट। अब क्वेश्चन में बोला है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्वेश्चन मार्क है, पहला क्वेश्चन है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है EMF ऑफ अननोन द सेल का अननोन EMF हमें डिटरमाइन करना। तो अननोन EMF के लिए K इंटू L, तो L की वैल्यू क्या है हमारे पास, K की वैल्यू नहीं है, पोटेंशियल ग्रेडियंट अननोन, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा तो लाइफ काफी इजी हो जाएगी। तो अब देखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए क्या कॉन्सेप्ट है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए मैंने समझाया कि ना लेंथ LAB पे कितना पोटेंशियल लग रहा है, तो हमारे अजम्पशन से पोटेंशियल VAB लगेगा। अब मुझे ये चेक करना है क्या VAB अलग से वैल्यू है या इट इज इक्वल टू पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई के इक्वल कब होगा, EMF के इक्वल व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नो इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, मतलब VAB का वैल्यू ये वाला नहीं होगा, है ना। तो अब मुझे VAB की वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो VAB का वैल्यू क्या होगा एक्चुअल में, देखो तो VAB क्या होगा, कैसे निकालोगे, तो V इज इक्वल टू I इंटू R होता है ना, V इज इक्वल टू I इंटू R, ये होगा I इंटू R। तो I तो फिक्स होगा, RAB होगा, ये किसका रेजिस्टेंस, VAB पोटेंशियल ड्रॉप आपको मिलेगा जब ना RAB रेजिस्टेंस से करंट I फ्लो होगा। अब क्वेश्चन I का वैल्यू कैसे मिलेगा, अब देख लेते हैं I का वैल्यू। तो जब आपके पास वायर का रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये I का वैल्यू होगा, तो आप चाहिए तो यहीं पे फाइंड आउट कर लो, या आप I सेपरेटली दिखा देता हूं फॉर्मूले में। I कैसे निकालेंगे, EMF फिर रेजिस्टेंस ऑफ वायर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होगा RAB हो गया, फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा कैपिटल R हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर मुझे I का वैल्यू मिलेगा तो आई कैन गेट वैल्यू फॉर VAB का वैल्यू मिलेगा तो आई कैन गेट वैल्यू फॉर K, ठीक है। तो ये टर्म्स हो गए, मतलब रूल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये मेरा फर्स्ट
प्रायोरिटी होगा, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है। और उसके बाद मेरा लास्ट प्रायोरिटी आएगा ईएमएफ जो निकालना, क्या होगा K इंटू एल, मतलब एल की वैल्यू 600 सेंटीमीटर है, K की वैल्यू मिल जाएगी तो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब सोल्यूशन में आ जाते हैं। तो पहले मैं करंट की वैल्यू निकाल लेता हूं, चाहिए तो ये करंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करके भी निकाल सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, बट ऐसे बस। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, ईएमएफ है 5 वोल्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कितना है, रेजिस्टेंस सॉरी वायर का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 480 है। तो एक्चुअल में सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 5 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 500 हो गया बराबर। तो कैंसिलेशन वाली वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन 100 एम्पियर, या बोलने का मतलब क्या होगा, ये 0.01 एम्पियर हो गया, या 1 अपॉन 100 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया करंट की वैल्यू। अब करंट की वैल्यू मिल गई तो कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जहां पे भी स्पेस दिख रहा है उस स्पेस को यूज कर लिया जाए प्लीज, वरना क्या बाद में प्रॉब्लम होने लगेगी अपने को। तो अब हम आ जाते हैं कौन से वैल्यू पे, वीएबी की वैल्यू पे आ जाते हैं। वीएबी का वैल्यू क्या होगा, तो वीएबी का वैल्यू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, ये होगा आई इंटू आर ए बी, करेक्ट। तो आई का वैल्यू कितना है, ये 100 है, 1 अपॉन 100 है। आर ए बी का वैल्यू कितना है, आर ए बी का रेजिस्टेंस उसका कितना है 20 है, ये कैंसिलेशन हो गया, फाइनली ये कितना हो जाएगा 0.2 वोल्ट। ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर, मतलब वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया। अब हम ना पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, ये एक्चुअली सेकंड पार्ट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, द लेंथ ऑफ वायर एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर। तो वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है 0.2 वोल्ट है, और ये लेंथ कितना है 1000 है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये 0.2 को ऐसे लेने तो 1000 अगर ऊपर आएगा तो क्या 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻3 ऊपर आएगा -3। अब अगर मैं इसको 2 ले लूं तो 10⁻1 होगा, और ये -3 से मल्टीप्लाई होगा 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं ऐसे लिख ले रहा हूं अभी, ये क्या है वोल्ट पर सेंटीमीटर है। और इस वैल्यू को आप क्या ले सकते हो 0.0002 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आपके ऊपर आप इसको किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, है ना। तो अब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगा, हमारे पास K की वैल्यू आ गई, तो दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम आ जाते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ईएमएफ। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ये K इंटू एल होता है। सो K का वैल्यू क्या है, मैं इस टर्म में लिख देता हूं, K का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁴ है ना, सेंटीमीटर के लिए मिला हुआ है। और L का वैल्यू कितना है, कितना बैलेंस कर रहा है, ये पावर सप्लाई बैलेंस करा 600 सेंटीमीटर पे, तो आपने 600 ले लिया। तो बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 1200 हो गया, मतलब 12 मतलब 600 इंटू 2 मतलब 1200, मतलब 12 इंटू 10⁻² इंटू का 10⁻⁴। तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, यू गेट 12 इंटू 10⁻²। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 0.12 वोल्ट, ये हो गया ईएमएफ की वैल्यू, ठीक है। देख लो आप सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या होता है कि लेंथ ऑफ वायर डिनोमिनेटर में होगा और उस लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो लेना है। तो अगर ना सिर्फ ईएमएफ है, नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो लाइफ बहुत सिंपल है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। वहां पे सिर्फ ईएमएफ था, नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ की वैल्यू ही क्या हो जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर हो जाता है। बट ऐसे केस में क्या करना है, फिर हमको ना वीएबी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वीएबी की वैल्यू कैसे निकालोगे, आई इंटू आर ए बी, ठीक है। एक और चीज आप समझ लो कि ये कभी भी ना कहीं पे मान लो कि ना ये जैसे सी पे बैलेंस कर रहा है, ये पॉइंट सी पे बैलेंस किया, तो जो वीएसी का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ई के इक्वल होगा, ये चीज आप याद रख लेना। और वीएसी की वैल्यू को भी आप इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो, मतलब बिना वीएसी मतलब ये वीएबी पोटेंशियल ड्रॉप फॉर द कंप्लीट वायर है। बट कभी कभी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए पोटेंशियल ड्रॉप अगर निकालना है तो भी आप इसी मेथड से निकाल सकते हो। लाइक ना मैंने यहाँ लिखा वीएसी लिखा है, तो ये वीएसी होगा तो आई इंटू क्या होगा आर एसी, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट रहेगी, करंट फ्लो में कोई चेंज होगा क्योंकि प्राइमरी सर्किट की वजह से। ये आपने जब तक ना इसका कोई फर्क नहीं, ये तो बैलेंस करने के लिए यूज है, ये अपने करंट में कोई वेरिएशन नहीं दिखाता जब तक आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह की वैल्यू चेंज नहीं करते। फॉर अ पर्टिकुलर सेट द अमाउंट ऑफ करंट विल रिमेन सेम। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अगेन ना इस ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट में बेस्ड है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ वो क्वेश्चन ना आईआईटी में भी पूछा हुआ है जो मैं भी बता रहा हूं, और सीबीएसई में भी पूछा हुआ है कई बार, ठीक है। तो अभी हमें ना सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन वेरी सिंपल, आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना।
डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है, डायग्राम नहीं भी दिया होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, इन दिस सर्किट डायग्राम, ठीक है। चलो मैं ना डायग्राम बना देता हूं क्योंकि डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये सर्किट डायग्राम इन्होंने ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, कैपिटल आर है, और ये जो ईएमएफ की वैल्यू इन्होंने E1 दिया हुआ है, तो हम E1 ही लेंगे, कोई इशू नहीं है। और फिर इट्स कनेक्टेड टू अ वायर, है ना, वायर को कनेक्टेड है, वायर क्या होगा AB, कनेक्टेड टू वायर AB, ठीक है। फिर यहाँ पे एक अलग से कोई सेल दिया इन्होंने, ये सेल की वैल्यू उन्होंने ली है E2, कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर एंड देन कनेक्टेड टू दिस पॉइंट, ये पॉइंट J हो गया, ठीक है ना। इस पॉइंट को ही इन्होंने J ले लिया, कोई इशू नहीं है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो AB इज द यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम। अब यहाँ पे ना LAB का वैल्यू ना, ये कैसा इन्होंने बोला इन सर्किट है ना, AB इज अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम एंड लेंथ 1 मीटर। इस वायर का, अच्छा J पॉइंट को मैं बाहर लिख देता हूं, थोड़ा बेटर रहेगा। तो ये जो वायर है इसका लेंथ कितना है, 1 मीटर है। तो LAB का वैल्यू क्या, 1 मीटर, दैट इज व्हाट 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पे लिख लो LAB, जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा अगर मान लो कभी फ्यूचर में, तो है 100 सेंटीमीटर। तो दूसरा क्या दिया इन्होंने कि रेजिस्टेंस 15 ओम, इस वायर का रेजिस्टेंस का वैल्यू 15 ओम। पहले इन्होंने ये बोला कि 15 ओम रेजिस्टेंस है एंड लेंथ ऑफ वायर इज 10। ये कौन सा रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस RAB हो गया। एक्चुअली समझने के हिसाब से देखा जाए तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, तो ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB दैट इज गिवन एज 15 ओम। फिर आगे क्या दिया इन्होंने, इट इज कनेक्टेड टू अ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ सेल E1 ऑफ EMF 2 वोल्ट। अब ना ये पूरा सेटअप है सीरीज में कनेक्टेड है EMF 2 वोल्ट को, तो ये E1 की वैल्यू हो गई 2 वोल्ट, 2.0 वोल्ट। मतलब ये वाला ही EMF है, ये वाला EMF ना, ये EMF और ये EMF, जो भी कंडीशन फॉलो करेगा उसके हिसाब से हम ले लेंगे। बट उन्होंने E1 लिखा तो कोई इशू नहीं है, 2.0 वोल्ट है। एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो थैंक गॉड, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो गया बट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। फिर क्या होगा आगे, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, रजिस्टर कैपिटल R को सीरीज में कनेक्टेड है, सेल का वैल्यू EMF वैल्यू 2.0 है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है पूरा सेट। फिर क्या बोल रहे थे, टर्मिनल A इज ऑल्सो कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल E2 ऑफ EMF 75 मिलीवोल्ट एंड द गैल्वेनोमीटर G। अभी जो E2 है ना, ये किसको कनेक्टेड है, 75 मिलीवोल्ट किसी को कनेक्टेड है। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, इन दिस सेटअप द बैलेंसिंग पॉइंट इज ऑब्टेन एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मार्क A। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। तो ये क्या बोले, जब 75 मिलीवोल्ट दिया है ना, तो बोले ये जो बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है ना, वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। इसको मैंने ले लिया ना LAJ ले लिया, लेंथ फ्रॉम A टू J, ये है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। डायग्राम तो कंजस्टेड लग रहा होगा बट कोई इशू नहीं है, वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे क्या करना है, कैसे करना। अब इसके बाद क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में, सो नाउ दे आर आस्किंग क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R, मतलब R का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कैपिटल R क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अच्छा यहां पे लिखना तो आप लिख लो LAJ का वैल्यू कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, कभी यूज हो सकता है। और E1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2 वोल्ट है, 2.0 वोल्ट। बाकी सारी इंफॉर्मेशन है। E2 का वैल्यू अगर लिखना तो आप लिख लो, या हम बाद में भी नोट करने का कोई इशू नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। फिर क्या बोल रहे हैं, इफ E2 were to have an EMF of 300 मिलीवोल्ट, मतलब ये E2 ना 75 में 300 मिलीवोल्ट होता, तो बोल रहे हैं where will you expect the balancing point to be। अच्छा चलो सबसे पहले हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर उसका दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन बाद में सॉल्व करते हैं। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सॉल्व करने से पहले सबसे सिंपल सी बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप देख लो ना कि बैलेंस कहां पे हो रहा है सर्किट, वो देखो आप। तो देखो एक पॉइंट A है और ये पॉइंट J दिख रहा है आपको, बराबर। तो बोल रहे यहां से आपने EMF 2 अप्लाई किया है तो जाके ये मिल रहा है। तो अब ये बोले ना, इसके ऊपर आप पहले एक्सरसाइज करो। तो ये क्या बोल रहा है कि जो VAJ है ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A टू J, जो A टू J, क्योंकि ये बैलेंस हो रहा होगा ना, तो A जो किसके इक्वल होगा, वो EMF 2 के इक्वल होगा, इक्वल टू। अब क्या बोल रहा है कि ना इसमें AB वायर में और AJ वायर में क्या सेम होगा, एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम होगा, दूसरा करंट सेम होगा। तो मैं क्या करता हूं, करंट को सेम ले लेता हूं। हमारा करंट अगर I होगा तो बोला जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना RAJ के रेजिस्टेंस से, मतलब RAJ का जो रेजिस्टेंस उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि करंट का फॉर्मूला क्या होगा। करंट का फॉर्मूला होगा जो पावर सप्लाई है, दैट इज E1
फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर होगा दैट इज आर ए बी, फिर क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा प्लस आर। बोले चलो ठीक है, वो भी हम लिख के देख लेते हैं। ये वी ए जे हो गया या EMF 2 हो गया, इज इक्वल टू आई का वैल्यू क्या होगा, ये होगा E1 हो जाएगा प्लस क्या होगा आर ए बी प्लस कैपिटल आर, ठीक है। और ये पूरी वैल्यूज किसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर ए जे को। अभी देखते हैं किस किसकी वैल्यूज है हमारे पास। तो जो वी ए जे या EMF 2 है ना, जो उसको बैलेंस कर रहा है, उसका वैल्यू है 75 मिली वोल्ट है। अब उसको मिली वोल्ट में इसको वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो 75 इंटू क्या होगा, 10⁻³ वोल्ट होगा। तो हमने इसको क्या लिखा, 75 इंटू 10⁻³ ओके। EMF 1 की वैल्यू कितनी है, 2.0 है, तो 2 ले लिया हमने। आर ए बी का वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर का 15 ओम है, बट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फाइंड करना तो ये अननोन ही रहेगा। इसके बाद एक और क्वांटिटी अननोन है दैट इज व्हाट, आर ए जे, मतलब हमको रेजिस्टेंस ए टू जे वायर का नहीं पता है, ठीक है। अब यहां से एक छोटा सा, मतलब बहुत सिंपल सा कंडीशन है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मुझे आर ए जे का रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये यूनिफॉर्म वायर है। एक ना बहुत ओल्ड मेथड है, उसको हम यूज करेंगे। क्या ओल्ड मेथड बोलता है कि अगर हमने ना ले लिया है, मतलब आर ए जे का वैल्यू, आर ए बी का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर आर ए बी, रेजिस्टेंस ए टू बी कितना है, 15 ओम है, ठीक है। ये किसके लिए है, फॉर द लेंथ एल ए बी, जिसकी वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि अब आर ए जे का रेजिस्टेंस कितना होगा, जिसका लेंथ कितना है एल ए जे का, है ना, लेंथ एल ए जे 30 सेंटीमीटर बराबर। अब बोल रहा है वो वैल्यू निकाले, तो कैसे निकालोगे, चलो ये E1 का थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं, E1 इज 2.0 वोल्ट। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लो ना। वो होता है ना कि अगर 5 मैंगोज का कॉस्ट कितना है तो 10 मैंगोज का कॉस्ट कितना होगा, तो वो मेथड, तो यूनिटरी मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करना है, ये आर ए जे क्वेश्चन मार्क है ना, तो मैं आर ए जे को ये रख देता हूं, क्वेश्चन मार्क इसका वैल्यू है, इनटू एल ए बी का वैल्यू कितना है 100 है, इज इक्वल टू, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये ऐसे। अब कितना होगा, ये 15 ओम किससे मल्टीप्लाई होगा, 30 से मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली ये जो 15 इंटू 30 कितना होगा, 450 हो गया बराबर। तो अब वो वैल्यू को मैं यहां नीचे लिख लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, आर ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइनली, या चलेगा अभी ना ये आर, ठीक है मैं लिख लेता हूं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे आर ए जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये होगा 450 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा 450 अपॉन 100, ये कैंसिलेशन, तो कितना होगा 4.5 ओम हो गया, ठीक है। चलो अगर इसको लेना है तो इसको ले लो। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो चीजें ना काफी सिंपल हो गई है। अब इस फॉर्मूले में हमें ये वैल्यू पता है, 2 पता है, ये सब पता है, सिर्फ आर ए जे का वैल्यू भी पता चल गया, वो नहीं पता था हमें। अब क्या करते, ये अब इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं रख कर देता हूं, ठीक है, जब जरूरत होगी तो देख लेंगे। अब क्या करते हो, पुट, आपने पुट क्या कर दिया, आर ए जे इज इक्वल टू 4.5 ओम कहां पुट कर दिया, इन इक्वेशन नंबर 1 में। ये 75 है, ठीक है, इनटू 10⁻³ क्या है -3 है, ये क्या है 2 है, अपॉन ये 15 है, प्लस क्या है कैपिटल आर है। किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 4.5 से मल्टीप्लाई हो गया। आर ए जी का वैल्यू 4.5 ओम, तो 4.5 ओम में 9 ओम कितना हो जाएगा, अब 4.5 एंड 2 कितना हो जाएगा, वो 9 हो गया, तो ये हो गया 9 अपॉन कितना हो जाएगा 15 प्लस कैपिटल आर, ठीक है। ये कितना है 75 इंटू 10⁻³ तो अब 15 प्लस आर का इधर लेके आ जाओ, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा 75 इंटू 10⁻³ है। बोले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो यहीं पे, तो ये 9 हो गया, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 9000 हो जाएगा, फिर क्या होगा 75 हो गया। अब कैंसिलेशन करके देख लो, कैंसिलेशन करके देखेंगे तो कैसे कैसे कैंसिलेशन करेंगे वो देख लेते हैं। तो 15 से 15 5 जा 15 6 जा, ये 600 हो गया। अब 5 से कैंसिल करोगे तो 5 1 जा 2 जा एंड ये हो गया। तो अब ये पूरी वैल्यू को समझो, तो कितना आ गया 15 प्लस कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 120। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 माइनस 15 विच इज गिवन एज व्हाट 105 ओम, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई। क्या बात है, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वो जरा ध्यान दो। देखो अब ना जो हमने इसके पहले जब E2 लिया था, E2 का वैल्यू कितना 75 मिली वोल्ट लिया था, तब हमको जो बैलेंसिंग लेंथ मिला था वो कितना था 30 सेंटीमीटर। ये E2 LAJ ही L2 है। अब क्वेश्चन में इन्होंने कुछ ना नया स्टोरी दिया है। स्टोरी क्या है कि अगर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं
कि इफ E2 were to have an EMF of 300 मिलीवोल्ट, बोले अगर E2 75 मिलीवोल्ट की जगह 300 मिलीवोल्ट होता, तो मैं उसको E2 नहीं दे रहा हूं, उसको E2 डैश दे रहा हूं, मतलब अगर वो वैल्यू अगर 300 मिलीवोल्ट होता, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, वेयर विल यू एक्सपेक्ट द बैलेंसिंग पॉइंट टू बी, तो उसको मैंने L2 डैश ले लिया। वो नॉर्मली क्या कंडीशन होगा ना, नॉर्मल वाला ये कंडीशन होगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या, ये पार्ट को मैं रब कर देता हूं, तो नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से लोगे तो क्या होगा, ये हो गया आपको L2 डैश निकालना है, तो यही हो गया ना, E2 डैश अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 डैश अपॉन L2। ये तो जनरल फॉर्मूला है ना, दोनों का बैलेंसिंग तो क्या ही होगा, E2 इज इक्वल टू K इंटू L2, E2 डैश इज इक्वल टू K इंटू L2 डैश। सेम कंडीशन है, K कैंसिल हो गया, तो E2 डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 300 है, मिली वोल्ट है, तो यूनिट कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है। E2 की वैल्यू क्या 75 मिली वोल्ट है, L2 डैश की वैल्यू क्या फाइंडिंग, L2 का वैल्यू कितना है 30 है, करेक्ट है ना। सो अब इसके हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा ये, सो हो गया L2 डैश की वैल्यू इज इक्वल टू 30 इंटू 300 अपॉन क्या होगा 75, तो 15 2 15 5 ठीक है, तो 15 6 ये 0 हो गया। L2 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 सेंटीमीटर, मतलब उसको 120 सेंटीमीटर पे बैलेंस करेगा अगर हमने 75 मिली वोल्ट की जगह पे 300 मिली वोल्ट यूज किया होता। सो ये क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है, दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, आपको जस्ट क्या है प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन सीबीएसई एग्जाम। सो क्वेश्चन क्या है, वापस से जैसा हमने क्वेश्चन किया था वैसा ही है, थोड़ा सिंपल है। इसमें थोड़े से एडिशनल पार्ट्स है, विल सी की क्या एडिशनल पार्ट है इसमें। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, AB इज अ 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर, मतलब AB एक वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है। तो ये देखो यहाँ पे AB वायर, यहाँ पे जिगजैग बनाया, मतलब ये रेजिस्टेंस की, मतलब ये रेजिस्टेंस इधर बिहेव कर रहा है, मीनिंग इज दैट वो रेजिस्टेंस नहीं इमेजिन करना, मतलब रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस विल बी गिवन फॉर दिस वायर, इसका मतलब ये हो गया। तो बोल रहे हैं लेंथ ऑफ वायर इज गिवन एज 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर व्हेन वी विल टेक इट विल बी 100 सेंटीमीटर। व्हाट नेक्स्ट, सो देन दे आर सेइंग AB is a 1 meter long uniform wire of 10 ohm resistance। तो जो लेंथ AB है उसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, तो उसमें कोई इशू नहीं। व्हाट नेक्स्ट, दे आर सेइंग अदर डेटा आर शोन इन द फिगर, जो बाकी डेटा है वो दिया हुआ है, मतलब इसका EMF का वैल्यू कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, फिर यहाँ पे ये जो दूसरा सेल उसकी वैल्यू क्या, उसके साथ में बाकी चीजें कनेक्टेड वगैरह है, तो उन पे भी हम आएंगे। क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग AB। तो AB वायर के अलावा आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, मतलब K क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एंड द लेंथ AO, जहां पे बैलेंस करना है ये लेंथ AO, मतलब आपको वो लेंथ भी निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, आपको लेंथ निकालना है फ्रॉम A टू O, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब बोल रहे हैं गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। तो अब हम आ जाते हैं पूरे सोल्यूशन में। तो K का वैल्यू का डिटरमाइन करना ना, पहला जो फर्स्ट पार्ट में किया डिटरमाइनिंग K, तो K पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा किसके अक्रॉस, लेंथ LAB के अक्रॉस, ठीक है। और उसके अक्रॉस जो हो गया वो क्या होगा, उसका पोटेंशियल ड्रॉप भी पता होना चाहिए आपको, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर। लेकिन जैसा हमने देखा ना कि यहाँ पे पावर सप्लाई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, तो VAB विल नॉट बी इक्वल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो EMF होगा ना ये दो पार्ट में यूज होगा, वन फॉर द वायर एंड सेकंड अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो VAB की वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो क्या सेम होगा इस केस में, करंट सेम होगा। तो VAB की वैल्यू डिटरमाइन करनी, तो VAB की वैल्यू कैसे, करंट वाले फॉर्मूले से ले लो, करंट सेम होगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू RAB हमको पता है। पर करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रूल के हिसाब से ये अपना ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, ये सेकंड स्टेप होगा और ये क्या होगा, ये थर्ड स्टेप होगा। अच्छा, जो LAO को डिटरमाइन बाद में करेंगे, पहले K तक की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। तो चलो ठीक है, सोल्यूशन में यहां से स्टार्ट करते हैं। सो I का वैल्यू, व्हाट्स द वैल्यू फॉर EMF, EMF की वैल्यू 2 वोल्ट है, RAB का वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या है 10 ओम है, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना 15 ओम है। तो रूल के हिसाब से ये 2 अपॉन क्या होगा 25 हो गया, ठीक है। तो और देख लेते हैं इसको ना, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दैट विल बी बेटर। ये 25 100 हो गया, तो ये 25 8 जा हो गया, और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 0.08 यूनिट क्या होगा, ये एम्पियर हो गया, ठीक है। इतना करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। अब हम आ जाते हैं I का वैल्यू निकल गया, अब ना VAB की वैल्यू देख लेते हैं। तो VAB का वैल्यू क्या होगा, VAB हो गया करंट इनटू रेजिस्टेंस RAB। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग 0.08, पर किसमें से फ्लो हो रहा है,
वायर में से फ्लो रहा है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो 10 ओम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगा 0.8 वोल्ट हो गया। मतलब आप मुझे क्या होगा, आई की वैल्यू हमने निकाल लिया, हमने वीएबी की वैल्यू भी निकाल ली, अब क्या होगा, के का वैल्यू निकालना, वीएबी मिल गया हमको, तो के का वैल्यू क्या होगा, के इज व्हाट, वीएबी अपॉन एलएबी, वीएबी अपॉन एलएबी, तो वीएबी का वैल्यू क्या होगा 0.8 हो गया। एलएबी का वैल्यू कितना है, एलएबी 100 है ना, ये 100 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 0.008 वोल्ट हो गया, ये वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो के की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया हमको। सेकेंड क्वेश्चन ना थोड़ा सा मैं ये डिफरेंट है नॉर्मल क्वेश्चन से। सेकेंड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के पहले आपको ये समझना है कि ये बोले ना जो ए ओ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो अभी देखो ए ओ हो गया, इस पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, सी डी ले लिया, और इस पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, ई एफ ले लिया। तो आपको एक चीज समझना है कि जब ये तीनों के एक साथ में आप इमेजिन करते हो ना, तो ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच तीनों क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो पोटेंशियल होगा ना, पोटेंशियल जो अक्रॉस ए ओ होगा, और जो पोटेंशियल अक्रॉस ना सी डी होगा, और जो पोटेंशियल अक्रॉस ई एफ होगा, ऑल द पोटेंशियल विल बी व्हाट, सेम। ठीक है, और जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होगा, आई इंटू आर। आई इंटू आर मतलब मैं पहले ना क्या करता हूं, अब देखो ये चीजों को ना थोड़ा ध्यान से समझना कि मान लो कि ये सर्किट को ना हमने कनेक्ट नहीं किया, ये गैल्वेनोमीटर को आप डिस्कनेक्ट कर दो, तो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड नहीं है। तो अगर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड नहीं है, विल द करंट फ्लो इन दिस सर्किट, वो आप नोटिस करो। क्या गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्ट होगा तो हो सकता है, हमारा अजम्पशन हो सकता है इसका करंट फ्लो के गलती से उधर चला गया होगा, समथिंग लाइक दैट, हम अज्यूम कर रहे हैं। बट अगर मान लो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इफ यू आर नॉट कनेक्टिंग गैल्वेनोमीटर टू दिस वायर, तो दिस सर्किट विल हैव इट्स ओन करंट, क्योंकि प्रॉपर सेट है ना, यहाँ पे सेल है, फिर रजिस्टर है। तो इस रूल के हिसाब से आप देखो, इस सर्किट में अगर आप देखते हो तो इस सर्किट में रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, ये 1.5। तो अब ये क्या बोलते हैं कि जो आर टोटल है उसे ना फॉर दिस सेपरेट सर्किट का फॉर सी डी ई एफ सी लूप, ये लूप के हिसाब से देखो तो उसमें क्या होगा, जो ईएमएफ का वैल्यू कितना है, ईएमएफ का वैल्यू 1.5 वोल्ट है। ठीक है, और उसमें जो आर टोटल होगा ना, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, वो होगा 1.2 ओम। ठीक है, और क्या होगा 0.3 ओम के साथ में ऐड होगा, तो क्या होगा 1.5 ओम हो गया। उस सर्किट का करंट कितना होगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी जो उस सर्किट का टोटल ईएमएफ है अपॉन जो टोटल रेजिस्टेंस है, दैट इज 1.5 अपॉन 1.5 ओम। तो ये कैंसिल होगा, कितना होगा 1 एम्पियर। तो इस सर्किट में से 1 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा है, मतलब यहां से करंट ना 1 एम्पियर पास होगा, तो यहाँ पे भी होगा, ये भी करंट 1 एम्पियर होगा, ये भी करंट क्या होगा 1 एम्पियर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ईएफ वाले ब्रांच से निकालने की कोशिश करता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईएफ ब्रांच क्या होगा, ये होगा करंट आई होगा इनटू रेजिस्टेंस फॉर द ईएफ ब्रांच। तो करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, ईएफ ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना 0.3 है, तो सॉल्व करके कितना मिला हमको 0.3 वोल्ट मिला। समझ में आया। तो अब जैसा आपने यहाँ पे देखा ना, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए ओ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी डी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ई एफ इक्वल है, तो ये पूरे पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0.3 वोल्ट हो गया। मतलब ए ओ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना यहाँ पे, ये कितना होगा 0.3 वोल्ट होगा। ठीक है, तो अब जो लास्ट वाला पार्ट था वो क्या था, ईएमएफ वाला ना, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए ओ विल बी इक्वल टू के इंटू एल ए ओ, बराबर। वीएओ का वैल्यू क्या कितना मिला हमें 0.3 मिला, के का वैल्यू कितना है 0.00 ये 8 है, फिर क्या होगा एलएओ हो गया, तो एलएओ का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी 0.3 डिवाइडेड बाय 0.008। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या होगा 300 हो गया, अपन क्या हो जाएगा ये 8 हो गया। अब सॉल्व करके देखो, सो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा, तो 8 3 जा 24, then 8 7 जा and 5 जा, तो 37.5 सेंटीमीटर पे क्या करेगा वो बैलेंस करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप ना अक्रॉस सीडी भी आप निकाल सकते हो, ये मैं ना एक्स्ट्रा इसलिए बता दे रहा हूं ताकि एक मेथड हमारा वापस से रिवाइज हो जाए। मान लो अगर मुझे ना पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सीडी निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, है ना, कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि एक सप्लाई और ये है। तो अगर आप याद करोगे ना, तो ये मैं पार्ट को रब कर देता हूं यहाँ पे, खाली ये 1 एम्पियर है। अब ध्यान दो कि रूल के हिसाब से मैं देखूं तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट,
तो ये रेजिस्टर के इस एंड पे करंट एंटर हो रहा है तो ये हाई पोटेंशियल हो गया, इस एंड से करंट लीव कर रहा है तो लो पोटेंशियल हो गया। ये पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल है, हाई पोटेंशियल होगा, ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल, लो पोटेंशियल हो गया। तो पोटेंशियल ड्रॉप सीडी क्या होगा, वीसीडी क्या होगा एक्चुअल में, अगर आप वीसीडी को बात करें ना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वीसीडी, तो क्या होगा वीसी माइनस वीडी। ये क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है अगर मुझे निकालना है। ये मैं एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूं, वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्योंकि ये एक प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा। तो बोले पोटेंशियल एट सी, अब आप क्या करते हो, आप यहां से ना यहां जा रहे हो तो लो टू हाई जा रहे हो, लो टू हाई मतलब क्या प्लस हो गया। तो कितने रेजिस्टेंस से जा रहे हो, 1.2 ओम रेजिस्टेंस से जा रहे हो और कितना करंट है 1 एम्पियर है, बराबर ना। फिर क्या होगा, ये यहां पे देखो ये क्या है, आप जब पावर सप्लाई से पास होता हाई टू लो, हाई टू लो मतलब माइनस हो गया, ये क्या होगा माइनस 1.5 बराबर। इक्वल टू फाइनली कौन से पॉइंट पे जा रहे हो, डी पे जा रहे हो, तो ये क्या होगा वी डी हो गया। तो ये होगा वी सी प्लस क्या होगा 1.2 माइनस 1.5 इज इक्वल टू वी डी। तो अब आगे क्या हो गया, ये वी सी हो गया माइनस है ना, इसको डिफरेंस करोगे तो 0.3 हो गया, इक्वल टू क्या होगा वी डी हो गया। अब क्या हो गया वी सी माइनस वी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी सी माइनस वी डी की वैल्यू हो जाएगी 0.3, तो वह वी सी डी मिल जाएगा आपको 0.3 वोल्ट है ना, वही वैल्यू हमको यहाँ पे मिली। तो आपने जो मेथड आपको अप्लाई करना वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो टू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एओ। बट इतना समझ लो एओ का पोटेंशियल डिफरेंस, सीडी का पोटेंशियल डिफरेंस और ईएफ का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। बट व्हेन यू आर फाइंडिंग करंट यू इमेजिन कि ये सर्किट का इससे कोई लिंक नहीं है, तो ये अपना खुद का करंट कैरी करेगा। देखो एक चीज है, पहले ईएमएफ तो 1.5 वोल्ट रहा होगा। सो अगर ये सेल के फ्लो होने की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट में आता है कंसिडरेशन में, तो जब से इंटरनल रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट में क्या था कि जब करंट फ्लो होने लगता है तो पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो हो सकता है ये 1.2 ओम ना इंटरनल रेजिस्टेंस ही हो, या यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा बिहेव कर रहा है। तो अब जो ओवरऑल सर्किट में ये 1.5 वोल्ट नहीं लगेगा, ओवरऑल सर्किट में 1.5 वोल्ट नहीं लगेगा, उसका पोटेंशियल अलग होगा। एज यू कैन सी ना यहाँ पे कितने में बैलेंस कर रहा है, तो ये पूरा सर्किट का कितना पोटेंशियल लग रहा है, पूरे सर्किट का पोटेंशियल लग रहा है 0.3 वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। So whatever I explained, I hope you people understood. These questions are very simple and very logical. आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। Thank you very much.